इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला नया सीईओ। नीतू सामरा बनी नोएडा एयरपोर्ट की अंतरिम सीईओ। डीसीएएस नियम के बाद भारतीय नेतृत्व को मिली कमान। बड़ी खबर आपको बता दें, नियमानुसार एयरपोर्ट सीईओ भारतीय नागरिक ही होगा। नीतू सामरा अक्टूबर 2021 से सीएफओ पद तैनात थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नीतू सामरा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने क्रिस्टोफ श्नेलमैन की जगह ली है। क्रिस्टोफ श्नेलमैन को सुरक्षा मंजूरी न मिलने के कारण ये बदलाव किया गया है, क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सीआईओ के लिए सुरक्षा समन्वयक के रूप में भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। नीतू सामरा अक्टूबर 2021 से इस प्रोजेक्ट में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ के रूप में काम कर रही थी और अब उन्हें अंतरिम सीआईओ की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की नई अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नीतू सामरा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने क्रिस्टोफ श्नेलमैन की जगह ली है। क्रिस्टोफ श्नेलमैन को सुरक्षा मंजूरी न मिलने के कारण ये बदलाव किया गया है, क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सीईओ के लिए सुरक्षा समन्वयक के रूप में भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। नीतू सामरा अक्टूबर 2021 से इस प्रोजेक्ट में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ के रूप में काम कर रही थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता नितिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। नीतू सामरा को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस खबर पर क्या अहम जानकारी आप साझा करेंगे? देखिए चारू, बिल्कुल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है जेवर एयरपोर्ट में जो है काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रशासनिक जो भी बताया जा रहा है, लगातार जो इंटरनेशनल सीईओ है नीतू सामरा को जो है यहाँ का जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पर पहली बात की जाए, लगातार जो नियुक्ति थी 24 अप्रैल 2026 को की गई थी, उनको लेकर विस्फोट सलमान की जगह ली गई है। मुख्य जानकारी यह है कि जिस तरीके से जो सुरक्षा की मंजूरी को लेकर नहीं मिल पा रही थी, तो उसको देखते हुए उनको यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और जिम्मेदारी जिस तरीके से यहाँ पर दी गई है वो काफी अहम मानी जा रही है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अब लगातार जो है चालू हो गया, तो उसको देखते हुए इनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है। जी नितिन, क्या ये जो नियुक्ति है ये स्थायी है या फिर फिलहाल अंतरिम तौर पर की गई है? देखिए, बिल्कुल बात की जाए, जिस तरीके से जो नियुक्ति यहाँ पर की गई है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है एक अच्छे उनको जो है यहाँ पर बनाया गया बदलाव नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो का इनको जो है निर्देश के बाद आया था, जिसमें एयरपोर्ट की सीईओ भारतीय होने की जो जानकारी है यहाँ पर बताई जा रही है कि निर्देश था। और लगातार अब जो है अंतरिम सीईओ बनाई गई है लगातार नीतू सामरा। और 2021 में इनने प्रोजेक्ट वित्तीय और रणनीतिक फैसलों के मुख्य हिस्सादारी भी ली गई थी। लगातार जिस तरीके जो फैसले होते थे इनके, तो लगातार वो फैसलों पे असर रहते थे। लेकिन अब जो है इनको यहाँ पर जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ पर सीईओ बनाया गया है। और सीईओ बनने के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में होगी। जी, सीएफओ से सीईओ तक का ये ट्रांजिशन कितना अहम माना जा रहा है और एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, बात की जाए जिस तरीके से नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया है, तो इसमें जो है काफी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है, महिला यंग है और लगातार देखा जाता है कि एक महिला को भूमिका यहाँ पर निभाना कितनी अच्छी तरीके से आता है। तो उसको देखते हुए भी कल देर रात इनकी जब नियुक्ति यहाँ पर की गई थी, इन्होंने जो आके आज सुबह जो है चार्ज लेंगी और चार्ज लेने के बाद लगातार पूरी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे लगातार, और साथ ही अपने अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। और इसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर रखे जाएंगे, जिस तरीके से यात्रियों को इसमें कोई दिक्कतों का सामना ना हो। तो उसी को देखते हुए किसी प्रकार की कोई भी यात्री हो या टिकट को लेकर या उनके काउंटर पर किसी प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं टिकट काउंटर पर, और साथ ही इन तरीके की जो जिम्मेदारी रहती है उन पर पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। और लगातार लोगों के बीच में जो है जनता के बीच में पहले ही अधिकारी हैं और लगातार जनता के बीच में पहले भी रह चुकी हैं सीईओ के रूप में। तो उसके बाद में जब इन्हें जो है जेवर एयरपोर्ट का
इंटरनेशनल का ये सीईओ बनाया गया, तो उसके बाद में लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की है। सुरक्षा व्यवस्था में पूरी चौक चौबंद रखने की बात इन्होंने कही और लगातार जनता के बीच में रहने का भी बातें की है। जी नितिन, क्या पहले के जो सीईओ भारतीय नागरिक नहीं थे, इस वजह से इस बदलाव को किया गया? देखिए, बिल्कुल बात की जाए भारतीय नागरिक के सीईओ की वजह से इनको यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई है। और लगातार पहले की बात की जाए तो भारतीय नागरिक सीईओ नहीं थे, तो उसी को देखते हुए भारतीय नागरिक सीईओ यहाँ पर बनाई गई है। क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर जब बनाया गया, तो एयरपोर्ट बनने के बाद लगातार जो सीईओ है, तो भारतीय नागरिक सीईओ यहाँ पर देखा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है और लगातार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी इनको दी गई है। और इनके साथ में सभी कर्मचारियों को पहले ये जो है दिशा निर्देश देंगे और लगातार तमाम चीजों में यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है। जी, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा आज से शुरू। 41,434 पदों के लिए हो रही परीक्षा। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। 1,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए। 27 अप्रैल तक 2 पाली में होगी परीक्षा। सीएम योगी के निर्देश पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज से होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। इस परीक्षा के तहत कुल 41,434 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, परीक्षा 27 अप्रैल तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने जो है कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। आपको बता दें, सभी केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और परीक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज से होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। आपको बता दें, इस परीक्षा के तहत कुल 41,434 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, परीक्षा 27 अप्रैल तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और परीक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। अगली खबर आपको बता दें, कानपुर के घाटमपुर स्थित दीना मार्केट में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण 3 दुकानों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा और तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास की अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि तीनों दुकानें एक ही परिवार के भाइयों की थी, जिससे नुकसान और भी अधिक हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि एक युवक दुकान के अंदर फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुकानों के ऊपर बने घरों में रहने वाले 5 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर दमकल की टीम आग पर काबू पाने के लिए में जुटी है और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौस्तुभ, कानपुर में भीषण आग लगी है, क्या कारण आग लगने का माना जा रहा है? इस खबर पर क्या अहम जानकारी आप साझा कर सकते हैं? जी चारू, बिल्कुल आपको बता दूं, कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र स्थित दीना मार्केट में शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक लगी भीषण आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सुबह का समय होने के कारण बाजार अभी खुल ही रहा था। स्थानीय लोगों ने एक दुकान से धुआं उठते देखा और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पास की अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि जिन 3 दुकानों में आग लगी वह एक ही परिवार के भाइयों की थी। इस दर्दनाक हादसे में दुकान के अंदर मौजूद एक युवक बाहर नहीं निकल सका और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकानों के ऊपर बने घर भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे 5 लोग झुलस गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास
शुरू किया। मौके पर खुद चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा भी मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर कर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा है ताकि किसी तरह की और अनहोनी से बचाया जा सके। आग के कारण दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगना लगी है। हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। यह हादसा एक बार फिर बाजारों में सुरक्षा इंतजामों, फायर सेफ्टी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जी कौस्तुभ, घायल जो अस्पताल में भर्ती है उन लोगों की क्या स्थिति इस वक्त देखी जा रही है? देखिए, जो लोग घायल हैं, 5 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं और उनको घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जी और कौस्तुभ, क्या भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोई राहत कार्य देखा जा रहा है? देखिए, लगातार जो है फायर विभाग गर्मी शुरू होते ही जो है फायर सेफ्टी के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है। लेकिन कानपुर में लगातार आग लग रही है। कल भी जो है आग के कारण बजरिया थाना क्षेत्र में आग लगी थी, जिससे गैराज में आग लगी थी और 5 गाड़ियां जल गई थी। जो फायर विभाग है उसका कहना है कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विशेष तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ग्राम प्रधानों के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जी खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई की आहट के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आवास विकास परिषद की 7 टीमों ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को नोटिस जारी किए, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पिछले 15 दिनों से दुकानों और मकानों को बचाने के लिए महिलाएं धरने पर बैठी हैं और कई महिलाओं ने भावुक होकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। इस बीच सांसद अरुण गोविल भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी और कहा कि सरकार आपके साथ है। जी आए थे, शुरुआत मेरी देर आए दुरुस्त आए से 15 दिन बाद आए हैं। कोई कारण रहा होगा उनकी व्यवस्थाओं का, वो आए, हमारी बात सुनी, हमारी बात को, हमारी पीड़ा को समझने का काम किया। हमारी उस पीड़ा जो महिलाओं ने रखी उसको उन्होंने सुना। उस पर उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा प्रयास होगा यहाँ की समस्याओं का हल निकले। भगवान पर भरोसा करें, वाहे गुरु पर भरोसा करें, आपकी बात पर कोई ना कोई हल निकलेगा। हमें भी भरोसा है, हमारी महिलाएं बैठी हैं, परिवार की महिलाएं बैठी हैं, इसी भरोसे और इसी आस में बैठी हैं। उम्मीद है भरोसा कायम रहेगा। लेकिन चूंकि लोगों के विश्वास में यहाँ कमी है, सब लोगों ने आकर शटर उठाया था, सब लोगों ने आकर मिठाई खाई थी, मिठाई बांटी थी, इस कारण से कुछ विश्वास में कमी है। कठिनाई इस बात की है कि जिस व्यापारी समाज की दुकानें हैं, जिस व्यापारी समाज की महिलाएं बैठी हैं, उनको सुनने और समझने का मौका उनके साथ के कुछ लोगों ने नहीं। अगली खबर, मेरठ के कंकर खेड़ा क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें बागपत के रमाला गांव निवासी 20 वर्षीय तुषार चौहान और दिल्ली निवासी समीर खान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार तुषार वर्तमान में वैष्णो धाम कॉलोनी में रह रहा था और उस पर आतंक नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। वहीं परिजनों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तुषार को फंसाया गया है। परिवार का दावा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह सोशल मीडिया के प्रभाव में आ गया था। पिता और मां का कहना है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे धीरे धीरे अपने प्रभाव में लिया, जिसके बाद ये स्थिति बनी। एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस पूरे मामले का दायरा कितना बड़ा है।
सर ये बहकावे में आ जाता था और इसको फंसाया जा रहा है। मैं आपको कह रही हूँ, वो एटीएस वाले आए, जो भी आए, अंदर घुसे और उन्होंने कुछ अपनी ना आईडी दिखाई ना कुछ दिखाई और बस तुषार को ले गए। और उसकी मदर पूछ रही, भाई तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, कुछ नहीं बता रहे। 4 दिन तक हम जिस उन्होंने बताया इस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस, हम रात उस ऑफिस में गए, नीचे खड़े रहे, उनको मैसेज किया, कॉल किया, उन्होंने हमारे को नहीं उठाया। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। प्लीज मैं आई बेग ऑफ ऑल ऑफ यू, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए। वो मानसिक स्थिति से पीड़ित है, मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट है, मैं कोर्ट में साबित कर सकती हूँ। प्लीज हेल्प मी। इस संपर्क में था, पाकिस्तानी फौजी के संपर्क में था, जो बताता था मेरा दोस्त है। तो मैंने खुद ही बताया मुझे कि पापा पाकिस्तानी मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ और वो मुझे अच्छी अच्छी बातें करता है। भाई अपना तुम भी मेहनत करो, नौकरी करो, मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, बारी पास करके। लेकिन फिर मैंने उसको रोका, मेरा बेटा वो हमारी दुश्मन कंट्री है, वो ऐसे ही बेखाते फुसलाते हैं और तुम उन नंबर पर बिल्कुल भी बात मत करो, उनको तुरंत इमीडिएटली ब्लॉक कर दो। तो बोला ठीक है पापा। अब उसके बाद मुझे नहीं पता ये किसके संपर्क में था किसके नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहता था, फोन अपना इस्तेमाल करने देता नहीं था, मैं चेक करता था। और 6 महीना पहले इसने मुस्लिम धर्मगुरु बुलंदशहर में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वासिद करीब 40 साल से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। उस पर फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का भी आरोप है। बताया गया कि वह पहले गुलावटी में रहता था और बाद में बीसा कॉलोनी में अपना ठिकाना बना लिया था। फिलहाल नगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी तेज कर दी गई है ताकि उसके नेटवर्क और गतिविधियों की पूरी जानकारी सामने आ सके। कोतवाली नगर के नुमाइश पुल के पास चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना व संदेह के आधार पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ से यह तथ्य सामने आया कि वासिद इरशाद पुत्र इरशाद अहमद निवासी न्यू कराची पाकिस्तान की मां बिल्किश फातिमा पत्नी मोहम्मद अकील को लॉन्ग टर्म वीजा प्राप्त था, जिसकी मृत्यु 2012 में हो गई थी। वासिद इरशाद के द्वारा भी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया गया था, जो कि शासन में विचाराधीन है। इसके पास से प्राप्त आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट का सत्यापन विभिन्न कार्यालयों से कराया गया, तो इसमें फर्जी नाम से सैयद वासिद अली पुत्र सैयद लईक अहमद निवासी सुशीला विहार, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर के नाम से यह दर्ज है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसे जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण प्रकरण में अन्य लोग की संलिप्तता के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है और इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की। हरियाणा के गुरुग्राम में पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना और राजनीति को लेकर स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह से अराजनीतिक है और इसे राजनीति में घसीटने की बात सही नहीं है। नरवणे ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों का पालन करना सेना का कर्तव्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेना राजनीतिक हो जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करना अनुशासन है, वैसे ही रक्षा मंत्री के आदेशों का पालन करना भी सैन्य व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना और सशस्त्र बल हर परिस्थिति में निष्पक्ष और पेशेवर रहते हैं और उनका काम केवल देश की सुरक्षा करना है, न कि राजनीति में भाग लेना। मैं नहीं समझता हूं कि सेना को पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है, ना हम आएंगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन। इशू उनके नाम पे बनाया जाता है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस टोटली हर दिशा से अगर आप देखो तो अपॉलिटिकल है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप का हुक्म माना उसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिकल हो गए हो। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं अपने जूनियर को कोई हुक्म पास करता हूँ तो उसका फ़र्ज बनता है कि वो मेरे हुक्म माने। तो एज आर्मी चीफ मेरा सीनियर कौन है? रक्षा मंत्री। अगर रक्षा मंत्री कोई हुक्म पास करे तो आर्मी को उसको मानना है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी पॉलिटिकल हो गई। समझते हो फर्क? हाँ, तो आर्मी इज अपॉलिटिकल, लेकिन एक चेन ऑफ कमांड होता है। उस चेन ऑफ कमांड को मान्यता देना वो तो सही कार्रवाई है। तो दोनों का फर्क समझे कि वी आर अ पॉलिटिकल आर्मी एंड वी विल रिमेन अ पॉलिटिकल।
और जो कोशिशें की जा रही है वो देश के लिए खराब बात है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो आदमी को पॉलिटिकल ही रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है अपने पड़ोसी देश में क्या हो रहा है और हमसे कितने आगे निकल गए। और अगर हम इतने आगे जा पाए हैं बाकी पड़ोसी देश के। अगली खबर दिल्ली के पंजाबी बाग के पास स्थित शकरपुर बस्ती इलाके में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पटना में आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के कथित रूप से बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी में अराजकता का माहौल है और यही स्थिति अन्य दलों में भी देखी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जो लोग प्रधानमंत्री के कार्य और बीजेपी की नीतियों पर भरोसा करते हैं वे अब बीजेपी की ओर देख रहे हैं। सरावगी ने कहा कि अन्य पार्टियों के कई नेता बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने के लिए उत्सुक है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है और बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया में है। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई डीसीपी प्रवीण रंजन के निर्देशन में की गई। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप राणा, खुशबू देवी और ज्योत्सना शामिल है। इनके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया है। 26/3 को थाना जारचा पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें यह कहा गया कि दूसरे की जमीन के धोखाधड़ी से इन लोगों ने बैनामा हम लोगों को कर दिया। इसकी जांच हुई, जांच के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया थाना जारचा पर। उसमें सम्मिलित आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई समाना नहर के पास से, जिसमें एक प्रदीप राणा है जो कि लाल कुआं गाजियाबाद में रहता है, मूल निवासी धौलाना थाना क्षेत्र हापुड़ का रहने वाला है। दूसरी 2 अभियुक्ता हैं, एक का नाम खुशबू देवी है जो थाना नवादा भोजपुर जनपद बिहार की रहने वाली है। दूसरा ज्योत्सना है जो कि वो भी भोजपुर जनपद बिहार की रहने वाली हैं। वर्तमान समय में प्रताप बिहार और विजयनगर में निवास कर रही हैं। इन लोगों का लगभग फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।